हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। जब आचार्य थामा विद्युत को हमले का तरीका देकर वहां से चले गए, तो विद्युत आचार्य के बताए अनुसार ध्यान लगाकर उस हमले को सीखने का अभ्यास करने लगा। विद्युत ने अपने सभी ख्यालों को पूरी तरह से दिमाग से निकालकर ध्यान लगाकर एक एक करके अपने सभी चक्रों और शक्ति बिंदुओं को जागृत करने लगा, जिस वजह से ऊर्जा का तेज बहाव उसके शरीर में बहने लगा। ये ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे आसपास का क्षेत्र ऊर्जा से भर गया। वही दिव्या छोटा नाग भी खून को पीकर सो रहा था, लेकिन विद्युत इस बात से अनजान था। उस रहस्यमयी 5 लोगों में से एक को उसकी शक्ति का आभास हुआ, जो कि किस्मत से उसी और तलाश कर रहा था। काले कपड़े पहना एक इंसान अपने सिल्वर मून भेड़िए के ऊपर बैठा था कि अचानक उसे शक्तियों का आभास हुआ। ये शक्तियां किसी और की नहीं बल्कि विद्युत की थी, जो कि ध्यान में खोया हुआ था। तभी वो अनजान रहस्यमयी इंसान बोला, ये शक्तियां तो बिजली मूल की हैं, पर ये काफी ताकतवर, मुझे जाकर देखना चाहिए। मन ही मन ये विचार कर वो रहस्यमयी काले कपड़े वाला इंसान तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा कि तभी उसका रास्ता एक बूढ़ी औरत ने रोका। वो बूढ़ी औरत उसके सामने एक डंडे के सहारे खड़ी थी। वो डंडा काफी मजबूत था, जो उसके पूरे भार को संभाले हुए था। जब उस काले कपड़े पहने रहस्यमयी इंसान ने उस बुढ़िया को देखा तो वो चौंक गया। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं वो बुढ़िया वही माल्या बुढ़िया तो नहीं, पर उसने इस ख्याल को उस बुढ़िया की हालत देखकर नजरअंदाज कर दिया और आगे जाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसने देखा वो बुढ़िया फिर से आगे नजर आई। उस रहस्यमयी इंसान ने देखा कि उस बुढ़िया के चेहरे पर एक अभिन्न मुस्कुराहट थी। हालांकि उस रहस्यमयी इंसान जिस सिल्वर मून भेदिया पर बैठा था, वो 5 स्तर का ही था, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी भी कम नहीं थी कि वो बुढ़िया दिखने वाली रहस्यमयी औरत से भी धीमे हो। अब उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था, क्योंकि उसने देखा उस बुढ़िया के शरीर से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी, जिसे देखकर वो रहस्यमयी इंसान घबराने लगा। उसने अपने घबराहट को छुपाते हुए तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम? ऐसा कहते हुए उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। तभी उसने देखा वो बुढ़िया उसके सामने से गायब हो गई। हालांकि वो गायब नहीं हुई थी, बस उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि वो डे से गायब हो गई। जब उस काले कपड़े वाले इंसान ने देखा वो बुढ़िया गायब हो गई, तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसे अजीब फील हुआ। उसके चेहरे सफेद पड़ने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा वो बुढ़िया उसके पीछे हवा में उड़ रही थी, और उसके हाथ में डंडे की जगह एक भाला था, जिसमें से विद्युत की ऊर्जा निकल रही थी। उस काले कपड़े वाले इंसान ने खौफ भरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उस बुढ़िया ने उस काले कपड़े वाले इंसान को नजरअंदाज कर दिया और तेज आवाज में मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आने चाहिए था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें वापस जिंदा जाने देने की गलती नहीं करूंगी। जब वो रहस्यमयी बूढ़ी औरत हवा में अपने नीले पंखों के साथ उड़ते हुए ये कह रही थी, तब उसके भाले पर एकत्रित बिजली की ऊर्जा की रोशनी के कारण उसके चेहरा काफी खौफनाक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खौफनाक डायन हवा में उड़ रही हो। जब उस रहस्य में काले कपड़े वाले लड़के ने देखा, तो उसने भी अपने चक्र जागृत करके हमले की तैयारी की थी कि तभी एक तेज बिजली कड़की और हवा को चीरते हुए एक भाला उसके छाती के आर पार हो गया, जिससे उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला और वो भेड़िए के ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया। उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत का हमला इतना तेज और खतरनाक था कि उस रहस्यमयी काले कपड़े वाले उस आदमी को, जो कि 35 साल की उम्र का ही था, उसे बचाव और हमला करने का मौका भी नहीं मिला। जब उस सिल्वर भेड़िए ने देखा कि उसका साथी जख्मी हो गया, तो उसने भागने की कोशिश की और उसने छलांग लगाई ही थी कि आकाश को चीरते हुए एक बिजली का हमला उस पर लगा, जिस वजह से वो एक दर्दनाक चीख के साथ वही मर गया। जब उस बूढ़ी औरत ने एक बार उस भेड़िए को नाराजगी से देखा और कहा, धोखेबाज इंसान हो या जानवर, मुझे ऐसो से सख्त नफरत है। ऐसो को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत आकाश से नीचे उस रहस्यमयी काले कपड़े वाले इंसान के पास गई, जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उसकी आंखों में खौफ और एक सवाल था कि कौन हो तुम? वो रहस्यमयी इंसान पूछना चाहता था, लेकिन उसके शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं थी, जो दर्द और खौफ के साथ अपनी आखिरी सांस ले रहा था।
ये देख वो औरत उसके करीब आए और अपने भाले को पकड़ते हुए बोली, तुम जानना चाहते थे मैं कौन हूँ? चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, मैं ही हूँ माल्या रघुवंशी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये बोलने के साथ ही उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने भाले को बेरहमी से घुमाया और खींच लिया। खून से सने भाले को उसके शरीर से साफ करने लगी। उस रहस्यमयी काले कपड़े वाले इंसान की आंखों में खौफ था और वो भाले के खींचते साथ बिना किसी चीख के मर गया। मौत के बाद भी उसकी आंखें खौफ से खुली हुई थी। इसके बाद उस रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने अपने पीछे और आगे की तरफ देखा, जहां से तेज रफ्तार में शक्तियां उसी ओर आ रही थी, जो काफी ताकतवर थी। इसलिए उसने एक नजर पहाड़ी की चोटी की ओर, एक नजर मुस्कुराहट के साथ देख और वहां से गायब हो गई। जैसे ही वो बूढ़ी माल्या औरत वहां से निकली, 3 ताकतवर शक्ति वहां आकाश में आकर रुकी। ये शक्तियां कोई और नहीं, महान ऋतिकवेदा, आचार्य थामा और राजघराने के सम्राट नागा अर्जुन थे। जब उन लोगों को वहां आसपास कोई नहीं दिखा तो ऋतिकवेदा की नजर भूमि पर पड़े उस काले कपड़े वाले रहस्यमयी इंसान पर पड़ी। भूमि पर पड़े उस रहस्यमयी इंसान के पास ही एक ताकतवर सिल्वर मून भेड़िए और रहस्यमयी काले कपड़े वाले इंसान को देखकर आचार्य थामा ने उसकी तलाशी लेने की कोशिश की। जिसे देखकर नागा अर्जुन बोले, महान थामा, क्या आपको कुछ मिला? नागा अर्जुन की बात सुनकर आचार्य थामा ने निराशा के भाव के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहा कि इसको मारने वाला इंसान काफी ताकतवर था, इसलिए उसने अपने एक ही हमले से दोनों को मार दिया। साथ के साथ वो इसकी अंगूठी भी ले गया, जिस वजह से हम इसके बारे में और ये कहां से है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी एक और शक्ति वहां आकर रुकी। ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि उप सेनापति सुहाना थी, जो अपनी साथी ताकतवर विलोटे पर बैठकर बाहर आई थी। उसने आते ही सबसे पहले सभी को झुककर आदर सहित नमस्कार किया और फिर बोली, आप तीनों यहाँ कैसे? जब महान ऋतिकवेदा ने सेनापति सुहाना का सवाल सुना तो उन्होंने सारी बात बताते हुए मारे गए रहस्यमयी काले कपड़े वाले योद्धा की ओर इशारा किया। तभी आचार्य थामा ने कहा, हमला करने वाला एक कम से कम विजय स्तर का योद्धा होगा, नहीं तो हम उसे पकड़ पाते। तभी सुहाना ने कहा, मैंने एक रहस्यमयी औरत को उसे थोड़ी दूर तेजी से उड़ते जाते देखा। उसकी रफ्तार काफी तेज थी, जिस वजह से वो कुछ सेकंड में मेरी नजरों से गायब हो गई। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। तभी सुहाना ने कहा, आपको कुछ जानकारी मिली? ये मरने वाला योद्धा किस दल से है या किस साम्राज्य से है? इस पर आचार्य थामा ने कहा कि नहीं, मारने वाला पहले ही इसकी अंगूठी ले गया, इसलिए हम कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आचार्य थामा की बात सुनकर सुहाना ने एक पल सोचा और उस मारे गए इंसान के ऊपर के कपड़े उतारने लगी। ये देख नागा अर्जुन चौंके और बोले, सेनापति सुहाना, ये क्या कर रही हैं? किसी योद्धा के भले ही वो दुश्मन हो, उसके कपड़े उतरना ये उसका अपमान है। ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो इतना बोलते उससे पहले ही उन्हें दिखा। उस इंसान के शरीर के छाती पर एक निशान बना था जो एक आकृति की तरह था, जिसे दिखाते हुए सेनापति सुहाना ने कहा, माफी चाहती हूँ मैं, मगर सम्राट, ये निशान भैरव दल का है। इस दल के लोग अपने हर स्तर के योद्धा को उसकी काबिलियत के हिसाब से एक निशान देते हैं, जो उसकी योग्यता के हिसाब से बदल दिए जाते हैं। इसके निशान के हिसाब से ये 5वें स्तर का योद्धा है, यानी ये उस दल का बुजुर्ग होना चाहिए। लेकिन चारों इस बात से अनजान थे कि कोई उन्हें वहां देख रहा था। वो लोग उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। तभी उनमें से एक, जो पतला था, वो बोला, देव भाई, हमें क्या करना चाहिए? ये तो किसी ताकतवर योद्धा का काम है। तभी उनमें से लंबा बाला इंसान बोला, हाँ भाई, पहले देव, ये कम से कम एक अजय स्तर का योद्धा है, जिसने हमारे साथी को मारा है, लेकिन अब वो पकड़ा जाएगा। ऐसा कहते वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। जब मोटे वाले इंसान ने लंबे वाले की बात सुनी तो वो और पतला बाला दोनों ही हैरानी के साथ लंबे वाले की ओर देखने लगे। तभी पतला बाला बोला, इनको जाने दो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। इधर जब सुहाना ने अपनी बात पूरी की तो उसने कहा, हमें भैरव दल से बात करनी चाहिए, क्या पता वो लोग हमारी बात को समझे, आखिर वो आते तो इंद्रपुरी साम्राज्य में हैं। सुहाना की बात सुनकर वहां खड़े आचार्य थामा, महान ऋतिकवेदा और नागा अर्जुन ने उसकी बात की सहमति जताई और वो लोग वहां से जाने लगे। तभी आचार्य थामा ने कहा कि इस लाश को सैनिकों से बोलकर यहाँ से ले जाओ और भैरव दल के मुखिया को बुलावा भेजो। ये कहकर तीनों एक शक्ति की लहर के साथ ही वहां से गायब हो गए। तीनों शक्तियों को आकाश में जाते देख सुहाना भी वहां से जाने लगी।
कुछ देर बाद जब वो वहां से चले गए और उनकी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही थी, तभी तीन और परछाई वहां आकर रुकी। ये परछाई और कोई नहीं, रहस्यमय त्रिदेव के नाम से जाने जाने वाले लोग थे जो भैरव दल से ही थे। तभी उनमें से लंबा बाला व्यक्ति नीचे झुका और उसने उसकी कमर बंद में बंधा हुआ पीले रंग का पत्थर निकाला। तभी मोटा वाला व्यक्ति बोला, ये तो वैसा ही पत्थर है जो उस आदमी ने हमें भी दिया है। इसका प्रयोग सूचना देने के लिए था, पर ये बेचारा सांभा सूचना तक नहीं दे पाया और मारा गया। तभी वो पतला वाला व्यक्ति बोला, इसका काम मात्र सूचना देना नहीं बल्कि एक और इसका काम है, जो है कि अगर कोई इस पत्थर के साथ किसी से युद्ध करता है तो उसके हमला करने के दौरान उसकी शक्ति इस पत्थर में आ जाती। इसके जरिए उसे ढूंढना बेहद आसान है। जब तक वो योद्धा इस पत्थर के 50 किलोमीटर के दायरे में है, ये पत्थर ऐसे ही चमकता रहेगा। गहमे जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहे, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। ये बात कहने के साथ ही तीनों तेजी से चमक के साथ जंगल की ओर जाने लगे। तभी वो तीनों एक और ताकतवर इंसान के पास जाकर रुक गए और उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। इसके साथ ही उस पतले वाले इंसान ने आगे आकर उस पत्थर को उस रहस्यमयी ताकतवर इंसान के हाथों में दे दिया और कहा, सांभा मारा गया। उसके इतना कहते ही उस इंसान के शरीर से काले रंग का कोहरा निकलने लगा, जिसे देखकर तीनों त्रिदेव भाई ददर से कांपते हुए पीछे होने लगे। तभी उस रहस्यमयी इंसान जिसने नवाब लगा रखा था, जिस वजह से उसका चेहरा नजर तक नहीं आ रहा था, वो खौफनाक तरीके से हंसने लगा और बोला, मिल गई वो बुढ़िया। वो रहस्यमयी इंसान खौफनाक तरीके से हंस रहा था। हंसते हंसते उसने कहा, 10 साल लगे इसे ढूंढने में, अब वो दिन दूर नहीं जब कालेश्वर भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। ये कहते कहते उसने अपनी शक्ति को उस पत्थर में भेजा, जिस वजह से उस पत्थर से पीले रंग की रोशनी निकाली। रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कोई आम इंसान उसे देख भी ना पाए। तभी उस रोशनी में एक लाल चोगा ओढ़े एक बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आया। वो चेहरा एक कपड़े से ढका था, जिस वजह से उसकी पहचान करना मुश्किल था। तभी वो नकाब वाला व्यक्ति बोला, बहुत खूब, बबूढ़ी होने के बावजूद बहुत चालाक है बूढ़ी औरत, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। इसके साथ उस पत्थर की रोशनी कम हुई और वो अब हल्की रोशनी से चमकने लगा। तभी थोड़ा हिचकिचाते हुए वो पतला इंसान आगे आकर बोला, श्रीमान, तो क्या अब हम उसे ढूंढने जाएंगे? ऐसा कहते वक्त उसकी जबान लड़खड़ाती जबान से वो पतला व्यक्ति बोला। उसकी बात को सुनते ही उस नवाब वाले व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें काली थी, जिनको देखते ही तीनों त्रिदेव भाई खौफ से डर कर सिर झुकाकर बैठ गए। ये देख वो नवाब वाला व्यक्ति बोला, डरो मत, हम अभी नहीं बल्कि एक दिन बाद जाएंगे, क्योंकि एक दिन बाद साम्राज्य में मुकाबला है। तब वो तीनों बुढ़े भी साम्राज्य में नहीं होंगे और लीडर भी साम्राज्य में आएगी। उस दौरान हम उस बूढ़ी औरत से मैं वो चीज हासिल कर लूंगा और वादे के मुताबिक तुम्हें उसकी अंगूठी और तुम्हारा इनाम तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम 1 साल में ही अजय स्तर के योद्धा बन जाओगे। तभी वो मोटा व्यक्ति लड़खड़ाती जुबान से बोला, लेकिन वो सुहाना, वो अब पश्चिमी सीमा से साम्राज्य में आ गई है। उसके पास एक खास हुनर जिससे वो अपनी शक्तियां कुछ वक्त के लिए अजय स्तर की कर लेती हैं। हमारा उससे बहुत बार आमना सामना हुआ है और हम तीनों 7 स्तर पर होने के बाद उसका और उसके विलोट का सामना नहीं कर पाते। इस पर वो ननकाब वाला व्यक्ति नाराज होते हुए उसने मोटे व्यक्ति की छाती पर अपनी शक्ति से प्रहार किया, जिससे एक काला धुआं के हमला तेजी से उसको लगा और मोटा व्यक्ति उड़कर एक पेड़ से टकराया, जिस कारण उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपने भाई पर इस तरह का हमला होते देख नाराज होने के बजाय वो दोनों व्यक्ति घुटनों के बल बैठकर माफी मांगते हुए बोले, श्रीमान, उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दीजिए, वो मूर्ख है। हम उस लड़की को मिलकर संभाल लेंगे, आप उसकी फिक्र न करें, भले ही वो कितनी भी खास शक्ति का इस्तेमाल कर ले। ये देख वो नकाब वाला व्यक्ति शांत होते हुए कहा, अब तुम जा सकते हो। ध्यान रहे, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, कोई मुझे परेशान न करे, वरना मैं तुम तीनों को मारने में वक्त नहीं लगाऊंगा। दोनों भाइयों ने उस नवाब वाले व्यक्ति की बात सुनी तो वो सिर को झुकाकर वहां से जाने लगे। साथ ही उन्होंने अपने मोटे भाई को भी सहारा देकर वहां से ले गए। उस जंगल से दूर एक लड़का अभी तक हर घटना से अनजान ध्यान की केंद्र में अपनी आंखें खोली और उसने आकाश की ओर देखा, जहां 10 से भी ज्यादा बिजली के खंजर ऊर्जा से बन रहे थे, जिस वजह से उसके शरीर से लगातार शक्तियां निकल रही थीं। लगातार दोपहर के ध्यान के बाद उसने आचार्य थामा के हमले में कुछ हद तक कामयाब हो गया था, जिस वजह से उसने अपने सामने वाली पहाड़ी पर उन खंजरों पर उंगली से इशारा किया। उसके इशारा करते ही वो खंजर तेजी से पहाड़ी के ऊपर उस चट्टान से एक धमाके के साथ टकराए, जिसके साथ एक तेज धमाका हुआ,
जिससे हवा में धूल उड़ने लगी। ये हमला इतना ताकतवर था कि इसकी शक्ति को दूर से महसूस किया जा सकता था, जिसे देखकर विद्युत मुस्कुराते हुए चिल्लाने लगा, आखिरकार मैं कामयाब हुआ। अब मुझे मुकाबले में कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद विद्युत ने कुछ देर आराम किया और सुबह होने के बाद वो अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर में विद्युत घर पहुंच गया, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान एक लड़की पर गया जो हरे कपड़े पहने उसके घर में कुर्सी पर बैठी थी। विद्युत हैरान हो गया क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एरा थी। इससे पहले विद्युत कुछ पूछता कि तभी एक जोरदार थप्पड़ उसकी गर्दन पर आकर लगा और विद्युत हवा में उड़ता हुआ एरा के पैरों के आगे मुंह के बल गिरा, जिस कारण उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। ये देख एरा थोड़ा घबरा गई और विद्युत को उठाने लगी। हालांकि एरा जानती थी ये उसकी दादी थी और एरा को हंसी भी आ रही थी, पर विद्युत की हालत को देख उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और आगे आकर विद्युत को उठाया। तभी विद्युत नाराजगी के साथ चिल्लाते हुए कहा, दादी अब आपने मुझे क्यों मारा? अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं की। इस पर बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, गलती रुक अभी बताती हूँ तुझे, आए 2 दिन हो गए 7 दिन की बोलकर गया था, आज 9 दिन बाद आया है और बोलता है गलती क्या है मेरी? तुझे क्या मालूम इस दौरान कल रात पहाड़ी पर ताकतवर लोगों की लड़ाई हुई। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई जाने की। ऐसा कहते वक्त दादी कांप रही थी और कांपते उनके हाथ से लकड़ी छूट गई और दादी अपने मुंह छुपा कर रोने लगी। रोते रोते दादी बोली, मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी, तेरे सिवा और कौन है मेरा इस दुनिया में? ये सुनकर विद्युत घुटने के बल झुककर बोला, माफ कर दो दादी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा और आज पूरा दिन मैं आपके साथ रहूंगा। अब बहुत भूख लगी है, कुछ जल्दी से खिला दो। विद्युत की बात सुनकर एरा भी मुस्कुराने लगी और बोली, अब जब विद्युत ठीक है और लौट आया है तो मैं भी सराय चलती हूँ। इस पर दादी बोली, रुका जाओ एरा। ये कहकर दादी बोली, तुझे पता है विद्युत, ये कल रात से ही यही है और जब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तब ये ही मेरे लिए बाजार से वेद को बुलाकर लेके आई थी। जब विद्युत ने ये सुना तो उसने एरा को धन्यवाद किया और उसने कुछ देर रुकने के लिए कहा। विद्युत रुकने के लिए बोलते देख एरा भी कुछ देर रुक गई और विद्युत को देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ देर वहां रुकने के बाद एरा वहां से जाने लगी। विद्युत ने एरा को छोड़कर आने के लिए साथ चलने लगा, पर एरा ने उसे मना कर दिया और दादी का ख्याल रखने को कहा। ऐसा कहते वक्त एरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब विद्युत ने एरा की बात सुनी तो वो भी उस बात से सहमत हुआ और उसने एरा का एक बार फिर धन्यवाद किया। ये देख एरा ने भी विद्युत को सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। असलियत में एरा को उस रहस्यमयी फिनिक्स से मिलने जाना था, इसलिए वहां से वो सीधा जंगल की ओर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद जब वो जंगल के पास पहुंची, तभी एक लाल परछाई तेजी से एरा के पास आए और उसने राजकुमारी को सिर झुकाकर नमस्कार किया, जिसे देख एरा ने सिर हिलाया और कहा, कुछ पता चला उन रहस्यमयी लोगों के बारे में तुम्हें? एरा की बात सुनकर उस परछाई ने बताया कि ये लोग भैरोकाबले के दल के त्रिदेव और इनका एक बुजुर्ग हैं, जो किसी रहस्यमयी इंसान के दबाव में ये काम कर रहे। वो एक विजय स्तर का योद्धा है राजकुमारी एरा। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये, कल रात उनके एक साथी को किसी अधेड़ उम्र की औरत जो बिजली मूल की शक्ति की योद्धा है, बड़ी ही बेरहमी से एक हमले में जान से मार दिया। एक बात मुझे अजीब लगी, आपके बताए अनुसार मैंने विद्युत पर नजर रखी हुई थी, जिसका उस योद्धा को अच्छे से पता था कि मैं कहाँ छुपा हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे नजरअंदाज किया और उस रहस्यमयी बुरे 5 स्तर के योद्धा और भेड़िए योद्धा को मार दिया, जिसका नाम जानकारी के बाद पता चला कि सांभा था। एक और बात आपको बतानी थी, उसके बाद में जैसे ही जाने वाला ही था कि वहां पर त्रिदेव भाई आए और जब मैंने उनका पीछा किया तो पता चला वो जंगल में छुपे हैं। लेकिन वो चौथा इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसकी शक्तियां अजीब हैं और उसके पास से काले रंग की आभा निकल रही थी। जब एरा ने ये सुना तो वो हैरान हो गई और बोली, काले रंग की शक्तियां, इसका मतलब वो वंपेयर कबीले के दल से हैं। ये लोग तो काफी वक्त से लापता हैं और साम्राज्य में नजर नहीं आते। ये तो काफी हैरानी की बात है, एरा ने चौंकते हुए कहा। क्या तुम्हें कुछ और जानकारी मिली कि उसका स्तर कितना है और वो कितना ताकतवर है? एरा की बात सुनकर उस लाल परछाई ने कहा, मुझे लगता है ये लोग भी उस नक्शे के पीछे हैं जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं राजकुमारी, लेकिन मैं उसकी शक्तियां महसूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी एरा ने कहा, आप ही उसकी शक्तियां महसूस नहीं कर पा रहे, इसका तो एक ही मतलब है कि वो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। एक ताकतवर विजय स्तर का योद्धा, ये तो काफी दिलचस्प है।
तभी इरा ने कहा, ठीक है, तुम नजर रखो और ध्यान रहे, अपने लोगों तैयार रहने के लिए कह दो, एक बात और किसी को भी विद्युत के बारे में पता न चले। ये लड़का हमारे बहुत काम का है, जरूर ये किसी न किसी ताकतवर साम्राज्य से है जो पिछले हुए महायुद्ध में खत्म कर दिए गए। एरा की बात सुनकर उस लाल परछाई ने कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर जाने ही लगा था। तभी उसने मुड़कर कहा, राजकुमारी एरा, एक और बात जो आपको बतानी थी। सम्राट का संदेश आया है, वो आपसे नाराज है और उन्होंने कहा है कि इंसानी दुनिया से जल्द लौट आए। साम्राज्य को आपकी जरूरत है। इस पर एरा के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और उसने शांति से एक पल सोचा और कहा, ठीक है, हम जल्द ही यहाँ से लौटेंगे, इसलिए अब तुम जा सकते हो। एरा के कहते ही वो परछाई एक पल में वहां से गायब हो गई और जंगल के अंधेरे में खो गई। आज साम्राज्य की सड़कों पर खचाखच भीड़ से भरी हुई थी, जिस वजह से बाजार में काफी हलचल थी और बहुत से जवान योद्धा तेजी के साथ साम्राज्य के युद्ध अभ्यास स्थल की ओर जा रहे थे। मैदान के चारों ओर लोगों की भीड़ इस कदर थी कि बैठने के लिए भी जगह नहीं बची थी, जिस वजह से वहां एक धीमा सा शोर था। वही मैदान के सामने कुछ कुर्सियां थी, जिन पर साम्राज्य के ताकतवर लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां रखी थी। तभी आकाश को चीरते हुए वहां करीब 20 परछाई वहां आकर रुकी, जिनमें आचार्य थामा, महान ऋतिकवेदा, सम्राट नागा अर्जुन और कुछ बुजुर्ग थे, जो अपने अपने स्थान पर बैठ गए। मैदान में होते शोर को देखकर बुजुर्ग द्रोण ने अपनी अंदरूनी शक्ति की मदद से एक तेज आवाज में कहा, शांत हो जाए, कुछ ही देर में मुकाबला शुरू होने वाला है। तभी दो परछाई और आकाश को चीरते हुए मंच पर आकर रुकी, जिनमें एक खूबसूरत लड़की थी और एक अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी जिसका नाम वेताल था। इन दोनों को आते देख नागा अर्जुन ने आगे आकर दोनों का सम्मान किया और उन्होंने बैठने के लिए इशारा किया। नागा अर्जुन से मिलने के बाद उन दोनों ने साम्राज्य के बाकी ताकतवर लोगों नमस्कार किया और अपनी जगह पर बैठ गए। इन दोनों में से एक, जो अधेड़ उम्र का इंसान था जिसका नाम वेताल कहा जाता है, एक बार एक ताकतवर दल ने उसकी पत्नी और बच्चों को बदला लेने के चक्कर में मार दिया था। तो उस योद्धा ने उस पूरे दल, जिसमें 20 से अधिक 5 और 6 स्तर के योद्धा और 3 अजय स्तर के योद्धा थे, उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया, जिस वजह से आसपास के सभी साम्राज्य खौफ में आ गए। तभी सभी साम्राज्य के ताकतवर लोगों ने मिलकर उसे शांत किया, लेकिन तब तक उसने करीब 5000 से ज्यादा लोगों को जान से मार दिया था, जिस वजह से उसका नाम वेताल पड़ गया। वेताल के साथ आई खूबसूरत लड़की साम्राज्य के ताकतवर दल से थी, जो नक्शे का व्यापार और हथियारों का संग्रहालय को संभालते थे। ये खूबसूरत लड़की, जिसका नाम रोजी बानु था, वो इस दले मुखिया की बेटी थी, जो बेहद खूबसूरत थी और उसे मुकाबले देखने का शौक था। साथ ही साथ वो व्यापार में बहुत तेज थी। इधर विद्युत भी अपने पिता के कपड़े पहन कर तैयार था और अपने हाथ में भाला लिए मुकाबले के लिए अपने घर से निकल रहा था। एरा और ध्रुव बाकी लोगों के साथ बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही विद्युत बाहर आया, सभी लोगों की नजर उस पर पड़ी। तभी एक थापड़ उसकी गर्दन पर पड़ा और वो सबके सामने जाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये नजारा देख ध्रुव, जिस प्याले से चाय का घुट लिया, उसे खांसी हुई और उसके मुंह से चाय बाहर आ गई। इसके साथ जल्दी से उसने खुद को संभाला, कहीं विद्युत की दादी उसकी पीठ न थापत पा दे। ये नजारा देखकर एरा जोर जोर से हंसने लगी, उसके साथ ही लीसा भी हंसने लगी। पर लड़कों का ऐसा हाल नहीं था, क्योंकि वो महसूस कर सकते थे कि विद्युत को कितना दर्द हो रहा होगा और कैसा लग रहा होगा। विद्युत ने एक बार फिर बही होते देख उसने कुछ नहीं कहा और उठकर अपने कपड़े झाड़े और दादी से बोला, अच्छा मेरी दादी, मैं जल्दी ही लौटकर वापस आऊंगा। इस पर उसकी दादी ने कहा, आराम से आना, शायद मैं तुम्हें न मिलूं, इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ रहना, अगर मैं न मिलूं तो। इसके बाद विद्युत की दादी एरा के पास आए और उसने उसके कान में कहा, एलेव्स राजकुमारी एरा, ये लो, तुम इसी के लिए आई थी। उस बूढ़ी औरत ने ये इतना धीरे कहा था कि किसी को नहीं पता चला। साथ ही उसने एक अंगूठी एरा के हाथ में दे दी, जिसके बाद बूढ़ी दादी ने कहा, वादा करो तुम विद्युत का ख्याल रखोगी। ये कहकर विद्युत की दादी अपने डंडे के सहारे घर के भीतर जाने लगी। एरा के चेहरे के भाव बदल गए थे, वो मन ही मन सोच रही थी कि विद्युत की दादी का स्तर क्या होगा और वो कितनी ताकतवर होगी। तभी उसके कानों में आवाज आई, ये आवाज ध्रुव की थी, जो कह रहा था, अब हमें चलना चाहिए। इधर जंगल से 4 परछाई भी तेजी से वहां से निकलने लगी। इधर मुकाबले के मैदान में एक खूबसूरत लड़की अपने बड़े वाम्पायर से उतरकर मंच पर सभी ताकतवर लोगों को नजरअंदाज कर मंच की ओर जाने लगी।
वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि डदूसी थी, जिसे देख एक और नौजवान पीढ़ी की नजर नहीं हट रही थी। दूसरी ओर सभी ताकतवर लोगों उसे नाराजगी से देख रहे थे। लेकिन फिर अपनी नाराजगी को संभालते हुए सम्राट नागा अर्जुन ने उन्हें बैठने का इशारा किया। मुकाबले के मैदान में मैदान के चारों ओर एक एक खास कुर्सी रखी गई थी, जिनकी संख्या 100 थी। ये लोग अब तक के मुकाबले से चुने गए लोगों में से थे। वहां उपस्थित लोगों ने उन योद्धाओं का सम्मान किया और सभी अपने अपने योद्धा का नाम लेकर पुकार रहे थे। मुकाबले के मैदान के चारों ओर बड़े बड़े पिलर थे, जिन पर ताकतवर जानवर का पहरा था, जिनमें से सिल्वर टाइगर, व्हाइट यूनिकॉर्न, वाम्पायर, दिव्य चील जो कि वेताल का साथी था, ऐसे जानवरों को जगह दी गई थी। मुकाबले के मैदान में जब विद्युत की नजर अपने सामने बैठे कुछ लोगों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे, क्योंकि वो इरा के बारे में बहुत गलत बोल रहे थे, जिस वजह से वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं कर पाया और उसके शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। विद्युत के शरीर से शक्तियां निकलते देख एरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मन ही मन कहा कि आज ये अपने पैरों पर से नहीं जा पाएगा। तुम शांत हो जाओ विद्युत, अपने गुस्से पर काबू रखो। जब विद्युत ने एरा के हाथ का एहसास महसूस किया तो वो चौंक गया और उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा, जिस वजह से एरा ने अपना हाथ खींच लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहीं न कहीं उसके सामने बैठे लड़कों की बात सुनकर एरा को भी गुस्सा आने लगा और उसकी शक्तियां बाहर आने लगी, जिस वजह से उसके शरीर का तापमान अचानक गिर गया था। तभी मंच पर खड़े बुजुर्ग द्रोण ने तेज आवाज में कहा, मुकाबले के नियम के अनुसार कोई भी योद्धा किसी भी योद्धा को मैदान में बने गोले से वार करके मुकाबला जीत सकता है, या फिर जब आपके सामने का योद्धा अपनी हार मान ले तो भी आप मुकाबला जीत जाएंगे। कोई भी योद्धा जीतने के बाद मुकाबले में अपने सामने वाले योद्धा पर हमला नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसे मुकाबले से बाहर होने के बावजूद उसे सख्त सजा दी जाएगी। इसी के साथ बुजुर्ग द्रोण ने 2 नंबर बोले और उनके बोलते ही एक योद्धा तेजी से अपनी कुर्सी पर से छलांग लगाकर मैदान में आ गया, जिस वजह से मैदान में धूल उड़ने लगी। उसके इस तरह के प्रदर्शन से सभी लोग जो मुकाबले को देखने आए थे खुशी से चिल्लाने लगे। असल में वो योद्धा अपनी शक्ति के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। उसके इस तरह आने से बहुत सी लड़कियां तो उसका नाम लेकर चिल्लाने लगी, जिसे देख उस मैदान में खड़े सफेद कपड़े वाले योद्धा के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। तभी जमीन कंपन करने लगी। सभी लोगों हैरानी से उसे ही देखने लगे। उस नजारे को देखकर विद्युत बोला, कमाल का है ये लड़का, लेकिन इस काबू किया जानवर कहाँ है? क्या ये अकेला ही मुकाबला करेगा? इस पर एरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसने जमीन के भीतर रहने वाले जानवर पर काबू किया है विद्युत। वो धरामूल शक्ति का जानवर है और छुपकर हमला करने में माहिर होता है। इसके साथ विद्युत की नजर मंच की ओर आती एक लड़की पर नजर पड़ी। विद्युत ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसके बालों पर एक तितली बैठी हुई थी, धीरे धीरे चलकर मैदान में एक छलांग के साथ आई। हवा में छलांग लगाने से उसके लंबे बाल लहरने लगे और वो तितली सुनहरी रोशनी से चमकते हुए उसके चारों ओर घूमने लगी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या थी, जो एक बेहद खूबसूरत नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे देखकर वहां खड़े सभी जवान और बूढ़े लोगों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। विद्युत लगातार उसे ही देख रहा था, जिस वजह से एरा को बुरा लगने लगा और उसने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं लड़कों को इस राजकुमारी में ऐसा क्या दिखता जो इसके पीछे इतना पागल है। उसकी ये बात सुनकर विद्युत ध्रुव के साथ कुछ लड़कों का ध्यान एरा की ओर गया, जो गुस्से से राजकुमारी को देख रही थी। लेकिन तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कितनी खूबसूरत है, जैसे कोई परी हो। इस पर एरा ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, जिस दिन तुम किसी परी को देखोगे इसको भूल जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा एक परी और इस जमीनी राजकुमारी में क्या फर्क है। लेकिन मुझे ये देखना है कि तुम्हारी ये परी कितनी ताकतवर है। तभी वो लड़का जो मैदान में खड़ा था हंसते हुए बोला, राजकुमारी ऐश्वर्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये तितली कुछ ज्यादा ही कमजोर है मेरे दोस्त बीस्ट के सामने? पर तुम फिक्र मत करो, मैं इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन राजकुमारी ने तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, वैभव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है तुम्हारे इस भद्दे बीस्ट के लिए। ऐसा कहते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर नाराजगी नजर आने लगी और वो मुकाबले के लिए तैयार होने लगी।
तभी बुजुर्ग द्रोण के इशारा करते ही दोनों योद्धा ने मुकाबला शुरू करने की इजाजत दी ही थी कि तभी एक तेज धमाके के साथ जमीन के अंदर से एक 10 फीट का जानवर निकलकर बाहर आया। उसका शरीर एक सांप की तरह लचीला था और वो एक पल में जमीन से अंदर और बाहर हो रहा था। पर उसका मुंह बहुत बड़ा था जिसमें हजारों छोटे दांत थे, जिस वजह से वो बहुत भयानक लग रहा था। वो सांप जैसे दिखने वाला बीस तेजी से राजकुमारी की ओर बढ़ा, पर तभी उसके आसपास तेज रोशनी निकली और जैसे ही वो सांप जैसे दिखने वाला जानवर उस रोशनी से टकराया तो एक तेज चीख निकली। लेकिन उस जगह इतनी रोशनी के होने के कारण किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इधर मंच पर बैठे आचार्य थामा ने कहा, महान वेदा, तुमने राजकुमारी को बहुत अच्छे से सिखाया। यकीन नहीं होता इतनी कम उम्र में इस लड़की ने एक बीस्ट एंजल पर काबू पा लिया। ये लड़की आगे जाकर बहुत ताकतवर योद्धा बनेगी। तभी लोगों को रोशनी के बाद नजर आया कि वो तितली एक खूबसूरत लड़की में बदल गई थी जिसके सुनहरे पंख थे और उसके हाथ में एक लांस था जिसे उसने बीस्ट के सिर पर दबाव बना रखा था। और वो 10 फीट सांप जैसे दिखने वाला जानवर उसकी वजह से जमीन पर पड़ा कर रहा था। तभी उस एंजल ने अपनी लांस को हवा में लहराया और जिस वजह से उसके शरीर से शक्तियां निकलकर उस लांस पर इकट्ठी होने लगी, जिस वजह से वो लांस चमकने लगी। जिसके बाद उसने उस बीस्ट के मुंह पर पूरी ताकत से मारा, जिससे वो बीस्ट जमीन पर रगड़ता हुआ बेभव से टकराया और दोनों मैदान में बने गोले से बाहर हो गया। ये देखकर विद्युत हैरानी से बोला, ये लड़का तो राजकुमारी के एक ही वार में मुकाबले से बाहर हो गया। ये नजारा देखकर मुकाबला देखने आए सभी जवान लग के चिल्लाने लगे और शोर मचाने लगे। वही राजकुमारी ने एक नजर उस लड़के वैभव को देखा। इसके बाद उसने शोर मचाती भीड़ को एक नजर देखा और वो वापस चली गई। ये नजारा देख विद्युत बोला, कमाल है, राजकुमारी की ये छोटी तितली तो बहुत ताकतवर है। इसके साथ ही उसने अपने छोटे दिव्य सांप से कहा, नागेश, क्या तुम इसे हरा पाओगे? इस पर नागेश ने उसे एक नजर सिर उठाकर देखा और अलसाते हुए आंख बंद करके सो गया। अपने छोटे दिव्य नाग को ऐसे सोते देख विद्युत ने एक आह भरी सांस ली और आगे के मुकाबलों का इंतजार करने लगा। इसी तरह करीब 6 से ज्यादा मुकाबले हुए पर विद्युत को वो सभी कुछ खास नहीं लगा। तभी बुजुर्ग द्रोण ने एक और मुकाबले के लिए नंबर बोले। ये नंबर उसके नंबर से एक कम था जो एरा का था। इसके साथ एरा चलकर मैदान में बने उस गोले में खड़ी हुई। तभी बुजुर्ग द्रोण ने कहा, लड़की, तुम्हारा साथी जानवर कहाँ है? क्या वो मुकाबले में भाग नहीं लेगा? जब एरा ने बुजुर्ग द्रोण की बात सुनी तो उसने कहा, बुजुर्ग द्रोण, अगर मेरे उस दोस्त ने मुकाबले में भाग लिया तो शायद ये लड़का और इसका जानवर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाएंगे। इसलिए मैं अकेले इस लड़के और उसके जानवर से मैं अकेले ही मुकाबला करूंगी। असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लक्ष्य के समूह में से एक था जिसने मुकाबले की शुरुआत में एरा का मजाक उड़ाया था, जिस वजह से उसके चेहरे पर काफी नाराजगी थी। उसके सामने खड़े लड़के का नाम भीम था, जो कि 7 फीट का हट्टा खट्टा 25 साल का लड़का 2 स्तर का योद्धा था जिसके पास फायर गोरिल्ला था। जब उस गोरिल्ला ने एरा की बात को सुना तो वो नाराज हो गया और उसने आकाश की तरफ देखकर एक तेज दहाड़ लगाई, जिस वजह से वहां के तापमान बढ़ने लगा और एक पल में लोगों के पसीने छूटने लगे। इसके साथ ही भीम के हाथ में पकड़ी तलवार भी लाल होने लगी और उसके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। लेकिन तभी एरा के शरीर से शक्तियां निकालने लगी और अचानक तापमान में गिरावट होने लगी और लोगों के पसीने एक पल में सूख गए, साथ ही आकाश से बर्फ गिरने लगी। ये नजारा देखकर महान ऋतिक वेदा ने कहा, तो आखिरकार तुमने अपनी शिष्य भी धुंधली थामा। इस पर थामा चौंकते हुए बोले, क्या पागलों सी बात कर रहे हो ऋतिक, ये मेरी शिष्य नहीं है। मैं खुद हैरान हूँ और इसकी शक्ति का स्तर भी नहीं जांच पा रहा हूँ। ये लड़की बहुत ताकतवर है, ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी योद्धाओं में इसकी शक्तियां सबसे अधिक होगी। असल में थामा ने कुछ दिन पहले बताया था कि उन्होंने अपना एक शिष्य बनाया है जिसने मुकाबले में भाग लिया है। इसलिए जब महान ऋतिक वेदा ने एरा को देखा तो उसे थामा का शिष्य समझ लिया। लेकिन ऋतिक, मुझे इसके बारे में पता करना होगा, आखिरकार ये हैं कौन? एरा के शरीर से लगातार शक्तियां निकल रही थी जिसे देख मुकाबले के सभी योद्धा हैरान थे। लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या ये भीम को अकेले हरा पाएगी? मंच पर बैठे थामा और ऋतिक के चेहरे के भाव भी बदल गए और महान ऋतिक वेदा ने कहा, थामा, क्या तुम पता कर पा रहे हो इस लड़की का स्तर क्या है?
लेकिन थामा तो ऐसे भावहीन था कि जैसे वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, और वो महान ऋतिक वेदा की आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए बोले, महान वेदा, इस लड़की ने अपनी शक्तियां को छुपाने के लिए किसी खास तकनीक का इस्तेमाल किया। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस लड़की की शक्तियां हम दोनों से थोड़ी ही कम होगी। मुझे डर इस लड़के का है जो इसके सामने मुकाबले के लिए खड़ा है। ये इस लड़की को नाराज न कर दे। इधर मुकाबले के मैदान में जब भीम की नजर एरा पर पड़ी, जो सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। कमर तक लटकते उसके काले वाल सुनहरी रोशनी के कारण चमक रहे थे। उसकी इस कदर खूबसूरती के कारण मैदान में मुकाबला देखने आए लोग और योद्धा उस पर मोहित होने लगे। कुछ तो ये तक कहने लगे, एरा तुम मेरी दिल की रानी हो, और उसका नाम लेकर चिल्लाने लगे। लेकिन एरा ने उन्हें देखा तक भी नहीं और पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर एक नजर विद्युत को देख रहा था, जिसका मुंह खुला हुआ था। ये देख एरा को हंसी आ गई। एरा को खुद पर हंसते देख विद्युत का ध्यान टूटा और उसने अपने आप को संभाला। इसके साथ इधर उधर देखने लगा। जब आसपास खड़े नौजवान योद्धाओं और सैनिकों ने जब देखा कि एरा का ध्यान उस लाल कोट वाले लड़के पर है, तो वो सभी गुस्से के साथ विद्युत को देखने लगे। जब विद्युत का ध्यान अपनी ओर आती इतनी नजरें देखी तो वो हैरान हो गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जब मैदान में खड़े भीम की भी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही थी और उसने आवेश में आकर कहा, विद्युत, एक बार में एरा को हरा दूं, उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तुझसे कितना ज्यादा काबिल हूँ। जब एरा ने ये सुना तो उसका ध्यान भीम पर गया और उसने गुस्से कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो देर क्यों कर रहे हो, मुकाबला शुरू करते हैं। इसके साथ ही एरा का शरीर से निकलती रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। जब भीम ने ये देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो नाराजगी से एरा को देख रहा था। हालांकि वो एक ताकतवर योद्धा था और उसका शक्ति स्तर भी तीसरे चक्र को पार करने की कगार पर था, लेकिन वो अंदर ही अंदर से थोड़ा डर रहा था कि एरा ने आखिरकार अब तक अपना जानवर नहीं निकाला था, जो कि बहुत हैरानी की बात थी। इसलिए भीम ने तेज आवाज में कहा, एरा, क्या तुम अपना जानवर नहीं निकालोगे? जब एरा ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुरा कर बोली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जैसे गधे के साथ अगर एक बंदर को भी हराने के लिए मुझे अपने दिव्य जानवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैदान में खड़े लोग हंसने लगे और कहने लगे, भीम, अपने नाम की इज्जत रख लेना। अगर तुम इस लड़की से हार गए तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? अपने चारों ओर आती इन आवाजों को सुनकर भीम का चेहरा लाल हो गया और यही हाल उसके पास खड़े गोरिल्ला का था। हालांकि वो गोरिल्ला कोई दिव्य जानवर नहीं था, पर वो एक ब्लैक अरमार का गोरिल्ला था, जो अपनी शक्तियों की वजह से और अपने शरीर पर एक कवच की वजह से काफी ताकतवर माना जाता था, जिस वजह से उसकी हमला करने की क्षमता तो बढ़ती थी, साथ ही उसके बचाव की क्षमता उससे भी ज्यादा थी। इसके साथ ही एरा ने उसको एक बंदर कहकर उसका मजाक बना दिया था। हालांकि वो बंदर था, इसमें कोई शक नहीं था, पर वो कोई मामूली बंदर तो नहीं था, और कोई इंसान जिसकी तुलना में उसका शरीर 10 गुना ज्यादा विशाल था। ऐसा इंसान उसका मजाक बनाए तो नाराज होना भी जायज था। इसलिए उसने एक बार भीम की ओर देखा और उसके इशारा करते ही दोनों ने एक साथ हमला करने का निर्णय लिया। उसके शरीर से काली आभा निकलने लगी। तभी भीम के पीछे से आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके साथी लक्ष्य की थी, जिस कारण उसने अपने गुस्से को कम करते हुए मुड़कर देखा। लक्ष्य ने कहा, भीम, उस लंकी को ज्यादा बुरी तरह से मत हराना। आखिरकार वो एक लंकी है, ये कहकर लक्ष्य हंसने लगा। जब लक्ष्य की बात एरा ने सुनी तो एरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भीम, अगर तुम पहले हमला नहीं करना चाहते तो फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें हमला करने का मौका भी नहीं दिया। जब मंच पर बैठे बुजुर्गों ने ये सुना तो सभी एक दूसरे से हैरानी से देखने लगे। तभी बुजुर्ग द्रोण ने कहा, ये लड़की पागल तो नहीं हो गई? हालांकि ये ताकतवर है और मैं भी इसकी सुनहरी आभा से हैरान हूं, पर ये इतना नहीं जानती कि एक जानवर जब अपने बहसीपन पर उतर आता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। जब उस गोरिल्ला ने ये सुना तो उसका शरीर कांपने लगा और उसका शरीर इस बार पहले से अधिक बढ़ गया, जिस वजह से उसका शरीर करीब 25 फीट का हो गया और वो तेजी से दौड़कर एरा की तरफ जाने लगा। जिसे देख विद्युत ने कहा, एरा, उससे संभल कर, वो बेहसीपन पर उतर आया है, वो जानलेवा हमला करेगा, उसके हमले से बचो। पर एरा ने विद्युत को मुस्कुराकर देखा और एक पल में ही उसकी आंखें भी सुनहरी हो गई।
लेकिन वो गोरिल्ला तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से पूरा मैदान में धाम धम की आवाज आने लगी। साथ ही उसके शरीर पर काली आभा और ज्यादा सघन हो गई और वो किसी हैवान की तरह दिखने लगा, जिसे देख विद्युत के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी उसके पास बैठे ध्रुव ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्त, तेरा चाहे तो तुम्हें मुझे और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो बुजुर्ग द्रोण को भी टक्कर दे सकती है। बस देखते जाओ, इस लड़की की शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि मैं भी इससे डरता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये इतना नाराज क्यों हो गई हैं। उधर भीम भी अपनी सील बनाने लगा और उस वक्त वो भूल गया कि ये सिर्फ एक मुकाबला था, न कि कोई लड़ाई। उसने ताकतवर हमले की तैयारी कर दी। उसके शरीर से निकलती शक्तियां इतनी ज्यादा थी, वहां एक गर्मी सी महसूस होने लगी। इसकी वजह से उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख बुजुर्ग जिहाद हड़बड़ाते हुए उठकर बोले, भीम ये एक मुकाबला है, तुम इस तरह से किसी पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन बुजुर्ग जिहाद के ये कहने के लिए काफी देर हो चुकी थी। तभी बुजुर्ग द्रोण ने कहा, बुजुर्ग जिहाद अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब तो हम यही दुआ कर सकते हैं कि किसी तरह से ये लड़की इस हमले को रोक ले, वरना ये बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाएगी। क्योंकि भीम भी तेज रफ्तार में बढ़ चुका था। दोनों को एक साथ आते भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाकर बोले, ये दोहरा हमला है। ये भीम तो सच में एकदम निर्लज है, ये एक लड़की पर दोहरा हमला कैसे कर सकता है। लेकिन मैदान में खड़ी एरा को तो कुछ फिक्र भी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, जिससे आसपास की छोटी बड़ी चट्टानें कांपने लगी और हवा में उठने लगी और एरा की तरफ आने लगी। सभी को ऐसा लगा कि ये हमला गोरिल्ला ही कर रहा था कि तभी तेज आवाज हुई, जिससे वहां धूल उड़ गई और सारा वातावरण धूल से भर गया। किसी को कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद जब धूल हटी तो सबने देखा कि गोरिल्ला ने अपने दोनों हाथ से तेज हमला एरा पर किया था, लेकिन वहां एरा नहीं थी, बस पत्थरों का ढेर था, जिसे देखकर सब चौंक गए और हैरानी से एरा को पूरे मैदान में देखने लगे। लेकिन ये हाल सिर्फ उन लोगों का था जो शक्ति स्तर के दूसरे पड़ाव में थे। जिन्होंने अपना तीसरा पड़ाव महसूस कर लिया था, वो जानते थे कि पत्थरों के बीच एक ताकतवर शक्ति मौजूद है और वो अभी जिंदा और ठीक है। तभी गोरिल्ला एक दो कदम पीछे हटा और देखने लगा, लेकिन तभी पत्थरों का ढेर हटने लगा और सुनहरी रोशनी के भीतर एरा बिल्कुल ठीक मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे इस हमले से कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देख गोरिल्ला के चेहरे पर के तो भाव ही उड़ गए, उसकी बेहरमी तो दे से गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। लेकिन तभी भीम ने एक छलांग लगाए और हवा में तेजी से मुक्का बनाकर एरा के पेट की तरफ किया। लेकिन इससे पहले वो मुक्का एरा तक पहुंचता, एरा ने हवा में छलांग लगाए और भीम के मुक्के को अपने उल्टे हाथ से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा, जिस वजह से वो तेज रफ्तार में मैदान की दीवार से टकराया। जब उस गोरिल्ले ने देखा तो खौफ से कांपने लगा और जैसे ही उसने मुड़कर एरा को देखा तो उसने देखा एक बड़ा मुक्का जो सुनहरी रोशनी से बना था सीधा उसके मुंह पर लगा, जिस वजह से उसके कुछ दांत टूटकर वहीं गिर गए। इसके साथ ही वो मैदान में रगड़ता हुआ भीम के बगल में जाकर दीवार से टकराया। जब सबने ये नज़ारा देखा तो सभी डर से कांपने लगे और कुछ लोग जो अभी तक उसे अपने दिल की रानी कहकर चिल्ला रहे थे, उन्होंने तो अपने गाल पर हाथ तक रख लिया। सभी के मन में बस यही ख्याल तक कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी खौफनाक भी हो सकती है। सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिरकार ये लड़की है कौन। लेकिन एरा तो सभी को नजरअंदाज कर धीरे धीरे चलकर विद्युत के पास आकर बैठ गई। तभी एरा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ विद्युत, ऐसे क्या देख रहे हो। तभी विद्युत ने हैरानी से कहा, तुमने वो धरा मूल शक्ति का हमला कैसे किया, क्या तुमने मूल तत्व पर काबू पा लिया है। ऐसा कहते वक्त विद्युत के चेहरे पर हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। विद्युत ने जब एरा से पूछा, क्या तुम धरा मूल तत्व को काबू कर सकती हो, तब एरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो तो मेरे पास एक ग्रंथ है जिससे मैं ऐसे बहुत से ताकतवर हमले कर सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ऐसा कहते वक्त एरा के चेहरे पर एक मुस्कान थी, और उसकी मुस्कान देखकर कोई भी कह सकता था कि एरा उस वक्त विद्युत से झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन विद्युत और उस तमाम भीड़ के अलावा 3 और लोग थे जिनका ध्यान एरा और विद्युत की ओर था, और ये लोग इस बात से बहुत नाराज थे कि एरा आखिर क्यों विद्युत से इतना मुस्कुराकर बात कर रही थी। तभी किसी लड़की ने बड़े ही प्यार से कहा कि मुबारक हो एरा, तुम मुकाबला जीत गई। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस दिव्य जानवर को नहीं देख पाई। जब एरा ने ये देखा तो वो हैरान हुई, क्योंकि राजकुमारी ऐश्वर्या उस वक्त उनके सामने खड़ी थी। लेकिन उसे हैरानी इस बात की नहीं थी कि ऐश्वर्या उसके सामने थी,
हैरानी तो उसे इस बात की थी कि ऐश्वर्य के इतने पास आने के बाद भी उसे उसकी शक्तियां महसूस नहीं हुई। इसलिए एरा ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी ऐश्वर्य, मुझे मालूम नहीं था कि आपको मेरे दिव्य जानवर में इतनी रुचि है, लेकिन अफसोस आप उसको देख नहीं पाओगे। सच तो ये है कि यहाँ कोई इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि मुझे अपने दिव्य जानवर की मदद भी लेनी पड़े। ऐसा कहते वक्त उसके चेहरे के भाव शांत थे, लेकिन उसके आंखों में सुनहरी रोशनी की चमक थी। जब राजकुमारी ने एरा की बात सुनी तो अपने बालों में उंगली फेरते हुए कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारी शक्तियां देखना चाहूंगी, क्या पता अगले मुकाबले में हम आमने सामने हो। ऐसा कहते वक्त ऐश्वर्य के चेहरे पर एक राजकुमारी वाला गुरूर था, और होता भी क्यों नहीं, वो इस साम्राज्य की राजकुमारी थी। लेकिन एरा ने भी ऐश्वर्य से खूबसूरत अंदाज में कहा, वैसे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कभी हम आमने सामने हुए तो राजकुमारी मैं पहले ही बता देती हूँ, उस दिन आपके इस दिव्य एंजल भी गुरूर को टूटने से बचा नहीं पाएगी। इसके लिए मैं आपसे आज ही माफी मांग लेती हूँ। एरा की बात सुनकर राजकुमारी ऐश्वर्य के चेहरे पर नाराजगी का भाव नजर आने लगा, और उसके शरीर से शक्तियां निकलने लगी और एरा की भी सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। जब विद्युत ने दोनों लड़कियों को इस तरह शक्ति को बाहर निकालते देखा तो उसने खांसने के अंदाज में कहा, सब लोग हमें ही देख रहे, तुम दोनों क्या कर रहे हो। विद्युत ने ये इतनी धीमी आवाज में कहा था कि राजकुमारी और एरा दोनों ही सुन सके। तभी बुर्जुक द्रोण ने अगले मुकाबले के तोधाव का नाम लिया, जिसने तीनों का ध्यान उस ओर खींचा। तभी सामने एक योद्धा तेज रफ्तार में मैदान में आया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को सिर्फ काली परछाई नजर आई, जो उसके और उसके साथी जानवर की थी। वही उसके सामने खड़े होने वाला योद्धा और कोई नहीं, वोहान था, जिसके पास उसका ड्रैगन विंग स्पाइडर खड़ा था। तभी तेजस ने कहा, क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो। ये कहकर तेजस शांत खड़ा हो गया और अपने ब्लैक शैडो टाइगर पर हाथ फेरने लगा। जब वोहान ने ये देखा तो उसने भी निडर स्वभाव से कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही वोहान कहा, ब्लैक शैडो टाइगर तेजी से उसके सामने आ गया और अपने सामने खड़े उस स्पाइडर पर पंजे से हमला किया। उसके हमले में एक अंधेरा कोहरा था, जिस वजह से वो हमला किसी को नजर तक नहीं आया, जिस वजह से हमला सीधा ड्रैगन विंग स्पाइडर के पंख पर लगा और उसका पंख जख्मी हो गया। जब विद्युत ने देखा तो वो हैरानी से बोला, ये कैसा हमला था और ये किस तरह की शक्ति है। जब एरा ने सुना तो नाराजगी के साथ बोली, ये शक्तियां मामूली नहीं है विद्युत। असलियत में ये लड़के और इसके ब्लैक शैडो टाइगर की आत्मा एक दूसरे से जुड़ने के पहले पड़ाव को पार कर चुकी, जिस वजह से ये तेजस की वायु मूल शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा और इसकी रफ्तार दुगनी हो गई। पर हैरानी की बात तो ये है कि इंद्रपुरी साम्राज्य जैसे देश में इसे इस तकनीकी ग्रंथ को हासिल कैसे किया। वैसे तो ये तुम्हारे अग्नि मूल ग्रंथ की तरह ताकतवर नहीं है, पर ये अपने तीनों पड़ाव को पार कर गया तो ये अपने ताकतवर हमलों को इस कदर रफ्तार से कर पाएगा कि कोई सातों चक्र को जागृत करने वाला योद्धा भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह की शक्तियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है विद्युत, इन्हें अग्नि मूल हमले से बहुत नुकसान पहुंचता। उस हमले से इनकी शक्तियां मुकाबला नहीं कर पाती और काफी कमजोर पड़ जाती हैं। उधर मैदान में वो ब्लैक शैडो टाइगर लगातार एपाइडर पर हमला कर रहा था, जिस वजह से वो लगातार पीछे हट रहा था। तभी एक और परछाई आगे आए और वोहान का ध्यान उस वक्त अपने ड्रैगन विंग स्पाइडर पर था। लेकिन तभी एक धुएं का कोहरा का हमला उसकी ओर आया, लेकिन ड्रैगन विंग स्पाइडर ने अपने शक्ति से बने जाल से वोहान को वहां से खींच लिया, जिस वजह से वो हमला सीधा जमीन से आकर टकराया और वहां की जमीन रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगी और कुछ ही देर में वहां एक 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये देख वोहान ने कहा, धोखे से हमला, क्या यही तुम्हारी ताकत है। इस तेजस ने कहा, मूर्ख लड़के, तुम मुकाबले के मैदान में हो, खेल के मैदान में नहीं। ये कहकर तेजस फिर से तेज रफ्तार में बढ़ा, पर तभी ड्रैगन विंग स्पाइडर ने अपनी शक्ति से बने जाल को उस परछाई पर फेंका। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि वो जाल कोहरे की चपेट में आते ही गायब हो गया। तभी तेजस ने कहा, तुम्हारे मामूली हमले मुझ पर असर नहीं करेंगे, और मैं तुम जैसे लड़के पर अपना ताकतवर हमला भी नहीं कर सकता, वरना तू जीवित भी नहीं रहेगा। तभी शांत बैठी लड़की ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तेजस उस ग्रंथ से काफी कुछ सीख लिया। जब नागा अर्जुन, महान ऋतिक वेदा और आचार्य थामा ने ये सुना तो वो नाराजगी के साथ तेजस को देखने लगे। तभी बुर्जुक द्रोण ने उनकी बात सुनकर कहा, अगर कोई मुकाबले में हार मानना चाहता है तो मुकाबले के दौरान पीछे हट सकता है।
क्योंकि वो भी जानते थे डदूसी का ये शिष्य काफी खतरनाक हमले कर रहा था। सबसे बड़ी हैरानी की बात उसके हमले काफी शांत थे, जिन्हें महसूस करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वुहान कुछ बोलता उससे पहले ही तेजस ने एक और ताकतवर हमला कर दिया, अंधेरा कोहरा। तेजस के इतना बोलते ही पूरे मैदान में कोहरा फैल गया, जिस वजह से वुहान को सांस लेने भी मुश्किल होने लगी। तभी एक लड़का मुकाबले के मैदान से बाहर आया और सबसे हैरानी की बात थी कि वो लड़का तेजस था। वो चलकर मैदान से जाने लगा। जब एरा, ध्रुव और विद्युत समेत बाकी सभी लोगों ने देखा कि वुहान कहीं नजर नहीं आ रहा, तो लीसा ने आगे आकर एक तेज हमला किया जिससे कोहरा हट जाए। पर उस कोहरे पर लीसा की शक्तियों का असर नहीं हुआ। तभी आचार्य थामा ने अपनी मूल शक्तियों की मदद से एक वाबंदर तैयार किया जिसने एक पल में सारे कोहरे को हवा में उड़ा दिया। कोहरे के हटते ही मैदान में सबको नजर आया कि वुहान भूमि पर अचेत पड़ा है और हिल भी नहीं रहा। ये देख सब भागकर उसके पास गए और आचार्य थामा भी अपने पंख बुलाकर उस लड़के को देखने गए। लेकिन उसकी ये हालत देख विद्युत ने तेज आवाज में कहा, तेजस ये एक मुकाबला था। और ऐसा कहते वक्त उसके हाथों से बिजली की तरंगें निकलने लगी। जब तेजस ने ये सुना और मुड़कर देखा और कहा, हाँ ये एक मुकाबला था और तुम्हारा दोस्त मुझसे मुकाबला करने के लायक ही नहीं था। उसे पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी विद्युत ने फिर कहा, अच्छा तो अब मेरा सामना कर अगर तुझे इतना गुरूर है तो। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में बिजली रोधने लगी और वो चमकने लगी। लेकिन तभी एक परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ी। ये कोई और नहीं ब्लैक शैडो टाइगर था। लेकिन ब्लैक शैडो टाइगर हमला करने वाला ही था कि तभी विद्युत के हाथ पर लिपटा सांप तेजी आगे आया और उसने अपनी पूंछ से बिजली का वार टाइगर से किया, जिसके बाद एक तेज धमाका हुआ और मैदान में ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों में बिजली कड़क रही हो। ये मंजर काफी खतरनाक था। बहुत सी लड़कियों ने तो डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक तेज आवाज वहां गूंजी, अगर किसी ने एक और बार मुकाबले के नियम को तोड़ा तो मैं उसे मुकाबले से बाहर कर दूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा, अपनी शक्तियां और जानवरों को काबू करो। तभी आचार्य थामा ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये लड़का बिल्कुल ठीक है, बस जहरीले कोहरे ने इसकी बहुत से अंदरूनी शक्ति खत्म कर दी है। जैसे ही आचार्य थामा ने कहा कि वुहान ठीक है, उसके विपरीत विद्युत तो लगातार नाराजगी से तेजस को देख रहा था। पर जैसे ही महान ऋतिक वेदा ने मुकाबले से बाहर निकाले जाने की बात कही तो एरा चौंक गई। इसलिए एरा विद्युत के पास आए और उसने विद्युत से कहा, वुहान ठीक है विद्युत, तुम भी शांत हो जाओ, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। लेकिन विद्युत ने एरा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, नहीं एरा, इसकी शक्ति का गुरूर तो मैं ही तोड़ूंगा। ये कहकर विद्युत ने अपनी शक्तियां वापस ले ली। जब महान ऋतिक वेदा ने देखा विद्युत ने अपनी शक्तियां वापस ले ली हैं, तो आचार्य ने नाराजगी के साथ तेज आवाज में कहा, ये नियम तुम पर भी लागू होते हैं तेजस, और आज जो तुमने किया इसके लिए मैं तुम्हें मुकाबले के बाद हर जाना भी भुगतना पड़ेगा। मैंने खास तौर पर कहा था कि कोई भी जानलेवा हमला इस मुकाबले के नियम के खिलाफ है। लेकिन तेजस ने महान ऋतिक वेदा की बात पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन वो इतना मूर्ख भी नहीं था कि साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजघराने से दुश्मनी मोल ले। इसलिए उसने मन ही मन कहा, एक दिन मैं इतना ताकतवर बनूंगा ऋतिक वेदा को भी मुझे मजबूर करने के लिए सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही ब्लैक शैडो टाइगर भी मुड़कर तेजस के पीछे जाने लगा। तब तक वुहान को भी मुकाबले के मैदान से ले जाया जा चुका था। और उसके बाद कुछ और मुकाबले हुए जिनमें लीसा और ध्रुव का मुकाबला हुआ, जो कि उनका सामना बहुत आम योद्धा से हुआ था, तो वो आसानी से जीत गए। तभी बुजुर्ग द्रोण ने 2 नाम लिए, जिस वजह से मुकाबले का मैदान एक बार फिर शांत हो गया। जिसकी वजह लोगों में बातें शुरू हो गई, क्योंकि बाजार के हमले की लड़ाई और मुकेबल के दूसरे भाग में हुए बुजुर्ग द्रोण के साथ के हादसे को सभी जानते थे। कुछ लोगों का तो ये तक कह रहे थे कि विद्युत कमजोर है और उसके दिव्य जानवर ने बुजुर्ग द्रोण का मुकाबला किया था। लक्ष्य है कि बुजुर्ग द्रोण के शिष्य होने के कारण बहुत से लोग उसकी शक्तियों से परिचित थे। उधर सभी लोगों की बातों से दूर मैदान में सफेद कपड़े पहने और लाल कपड़े में 2 योद्धा आमने सामने खड़े थे। तभी लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत आज कौन बजाएगा तुझे? आज तो एरा भी नहीं है और न सेनापति सुहाना। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू भी वुहान के पास बिस्तर पर लेट जाएगा। ऐसा कहते वक्त लक्ष्य के चेहरे पर एक ग्रहण भरी मुस्कान थी, जैसे विद्युत उसके मुकाबले के लायक ही न हो।
लेकिन विद्युत ने लक्ष्य की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तेरी बकबक सुनकर एक बात का तो पक्का है, तू बुर्जुग द्रोण का ही शिष्य है। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, पर इतनी भी धीमी नहीं थी कि लक्ष्य को सुनाई न दे। लेकिन लक्ष्य ने जब ये सुना कि वो फिर से उसका और उसके आचार्य बुर्जुग द्रोण का मजाक बना रहा है, तो उसने देर न करते हुए अपनी तलवार को निकते हुए एक छलांग लगाकर ब्लैक आर्म गोरिल्ला पर चढ़ गया। इधर उस गोरिल्ला ने भी अपनी पूरी शक्ति एक बार में बाहर निकाली और भूखे भेड़िए की तरह विद्युत और उसके दिव्या सांप की ओर दौड़ने लगा। लेकिन विद्युत को तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। तभी उसके हाथ पर लिपटे दिव्य छोटे नाग हरे रंग की रोशनी से चमकने लगा। उसके शरीर पर बनी हरी लाइन चमकने लगी। इसके साथ ही वो देखते ही देखते 15 फीट बड़ा हो गया और उसके दांत भी भयानक और बड़े दिखने लगे। तभी उस छोटे दिव्य नाग ने अपने मुंह से एक जहरीला हरे रंग का कोहरा निकलने लगा। इसके साथ ही उसके मुंह से निकलते कोहरे ने पूरे मैदान को ढक लिया। अपने सामने बनते इस हरे कोहरे को देखकर लक्ष्य हंसते हुए बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी विद्युत, तुम जैसे योद्धा ऐसी ही हरकत कर सकता था। पर तुम भूल गए कि मैं अपना दूसरा चक्र जागृत कर चुका हूँ। इसलिए मुझ पर तुम्हारे इस जहरीले कोहरे का असर जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारा दिव्य जानवर मुझसे एक स्तर ज्यादा का न हो। लेकिन लक्ष्य ने जैसे ही जहरीले कोहरे में घुसा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और उसकी रफ्तार कम होने लगी। लेकिन लक्ष्य ये नहीं जानता था कि दिव्य छोटा सांप अपना तीसरा स्तर पार कर चुका था। उसके लगातार सोने की वजह का कारण यही था। हालांकि अपने तीसरे स्तर वो अभी पहले पड़ाव पर ही था, पर सके शक्ति बिंदुओं के कारण अब वो जहरीला कोहरे का हमला कर सकता था। लेकिन लक्ष्य भी बुर्जुग द्रोण का शिष्य था, इसलिए उसके पास इस हमले से बचने का तरीका था। इसके साथ ही उसने अपने हाथ से ऊर्जा को कोहरे पर छोड़ा, जिस वजह से वो कोहरा बदबू के साथ पिघल कर हटने लगा। लेकिन तब तक विद्युत अपने अगले हमले की तैयारी कर चुका था और उसने दिव्य सांप के ऊपर से छलांग लगाकर एक मुक्का लक्ष्य की ओर मारा। उसके मुक्का विद्युत ऊर्जा से चमक रहा था, जिस वजह से समय पर बचाव न होने के कारण लक्ष्य को तेज दर्द का एहसास हुआ और उसके कंधे से खून बहने लगा। लेकिन विद्युत इतने पर भी नहीं रुका, इसलिए उसने अपने भाले से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने चक्र को जागृत किया। उसके चक्र से ऊर्जा का तेज बहाव निकल कर उसके भाले पर घूमने लगा। तभी आकाश में तेज बादल गरजने लगे और एक बिजली आकाश को चीरते हुए उस भाले पर गिरी, जिससे वो ऊर्जा के साथ चमकने लगा। जब मुकाबला देखने आए लोगों ने ये देखा तो बहुत से लोगों के मुंह से निकला, क्या ये लड़का 2 बार में मुकाबला खत्म करना चाहता। तभी एक आदमी बोला, सच में यकीन नहीं होता 15 साल की उम्र में ये लड़का कितना क्रूर है। तभी उसके बगल वाला बोला, अरे बी भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता, कल इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी और लक्ष्य ने इस पर अचानक हमला किया था अपने साथियों के साथ। उस वक्त अगर इसके साथी नहीं आते तो ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। उसी का बदला ले रहा है। लेकिन इतनी सी उम्र में ये इतना बेरहम है, तो जब ये अपने सातों चक्र को जागृत करेगा तब क्या होगा। जब इस जहरीले कोहरे के हमले से बचने के बाद लक्ष्य का ध्यान विद्युत के हाथ में उस शक्तियों से भरे भाले पर गया तो वो हैरान हो गया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कर उस शक्तियों से बने भाले को देख लक्ष्य ने अपने गोरिल्ला को तैयार होने के लिए कहा। असल में लक्ष्य किसी भी मामले विद्युत से कमजोर नहीं था, इसलिए उस शक्तियों से भरे भाले को देखकर लक्ष्य समझ गया कि अगर विद्युत अपने हमले में कामयाब हो गया तो वो आसानी से इस मुकाबले के जीत जाएगा। लक्ष्य की बात को समझने के बाद उसके गोरिल्ला तेजी के साथ अपनी अंधेरी शक्तियां बाहर निकाल कर अपने कवच को मजबूत करने लगा, जिससे वो अपने साथी और खुद को उस ताकतवर हमले से बचा सके। मैदान के अलावा पास ही ऊंचे मंच पर बैठे बुर्जुग द्रोण ने कहा, महान ऋतिकवेदा से बोले, ये लड़का एक जानलेवा हमला कर रहा है, आपको नहीं लगता हमें इस मुकाबले के नियम के अनुसार इसे बाहर कर देना चाहिए। जब ऋतिकवेदा ने बुर्जुग द्रोण की बात सुनी तो वो कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी आचार्य थामा बोले, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमला उस ब्लॉक आर्म गोरिल्ला की बचाव शक्ति से बने कवच को तोड़ने के लिए हो। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका शिष्य बिना किसी मेहनत के ही मुकाबले को जीत जाए? सच में मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप भी ऐसा सोचते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोचते बुर्जुग द्रोण की विद्युत लक्ष्य से ज्यादा ताकतवर हैं? ये कहकर आचार्य थामा हंसने लगे। उधर बुर्जुग द्रोण के पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठकर मुकाबला देखने लगे। इस भीड़ से भरे मैदान में भी यही हाल था, बल्कि बहुत से लोग तो मुकाबले को लेकर दोनों योद्धाओं पर दांव तक लगाने लगे।
भीड़ से भरे मैदान में दो बेहद खूबसूरत लड़कियां तो लगातार विद्युत को देखे जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, वो बोली, विद्युत का ये हमला काफी ताकतवर है, सच में यकीन नहीं होता इसने अपने पास ऐसा हमला भी रख रखा था। इस पर दूसरी लड़की, जो खूबसूरती के मामले लाल ड्रेस वाली लड़की से कम नहीं थी, वो बोली, रहने दो, इस हमले को तो मेरा साथी जानवर भी रोक लेगा। यो दोनों लड़कियां और कोई नहीं बल्कि मायरा और नायरा थी, जो दोनों बहनें थी। तभी मायरा ने मुस्कुरा अपनी बहन से कहा, बहना, तुम इस लड़के की शक्तियों से जल तो नहीं रही हो? इस पर नायरा अपने घमंड भरे अंदाज में कहा, बहना, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये लड़का मुझे हरा सकता है? तभी नायरा ने गुस्से अपनी और घूर रहे लड़कों से गुस्से से कहा, देख क्या रहे हो, अगर तुमने घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें उठाकर मुकाबले के मैदान के बीच फेंक दूंगी। इस पर उसकी ओर घूर रहे लड़के डरकर उधर इधर देखने लगे। तभी एक इंसान की आवाज आई। ये लड़का पूरी तरह काले कपड़े से ढका था, जिसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। दोनों बहनों ने मुड़कर आवाज की ओर देखा और नायरा ने बोला, तुम कौन हो? तभी एक मीठी सी आवाज आई, ये जेहान है, पाताल साम्राज्य के अंधेर दल से हैं। आवाज को सुनते ही दोनों बहनों और उस काले नकाब वाले लड़के ने आवाज की दिशा में देखा। वहां पर एक खूबसूरत लड़की हल्के हरे रंग सुंदर कपड़े पहनी थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एरा थी। अपनी ओर सभी की नजरें देख एरा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में कहा, वेताल, मुझे यकीन नहीं होता तुम भी यहाँ इस मुकाबले में आए हो। अब जब तुम आए ही तो मेरी एक बात खास तौर पर ध्यान रखना, विद्युत से दूर ही रहना, वरना तुम तो अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ और तुम्हारा क्या हाल करूंगी। एरा की बात सुनते हुए वो काले नकाब वाला लड़का हड़बड़ाते हुए बोला, अरे राजकुमारी, ओह, मेरा मतलब एरा, में तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इसके बाद सभी ने एरा और उस नकाब वाले लड़के को देख रहे थे, लेकिन एरा सबको नजरअंदाज करके मुकाबले को देखने लगी। उधर मुकाबले के मैदान में विद्युत का हमला तैयार हो चुका था, जिसके साथ उसने एक तेज आवाज में भले को चिल्लाकर बोला, विद्युत शक्ति भाला। भाला तेज रफ्तार में जहरीले कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। अपनी ओर आते इतने ताकतवर हमले को देखकर ब्लैक आर्म किंग गोरिल्ला ने अपने कवच को मजबूत करने के लिए और अधिक शक्ति बाहर निकाली। हमले को देख महान ऋतिक वेदा अपने पास बैठे आचार्य थामा से बोले, तुम्हें क्या लगता है थामा, क्या ये विद्युत शक्ति अस्त्र उस किंग गोरिल्ला के कवच को तोड़ने में सक्षम है? इस पर आचार्य थामा ने बोला, दोनों ही ताकतवर हमले देखते क्या होता है, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। असल में उस कवच को देखकर आचार्य थामा भी मन ही मन परेशान थे। उधर सबकी बातों से दूर मुकाबले के मैदान में विद्युत शक्ति अस्त्र तेज रफ्तार के साथ जाकर शक्ति कवच से जाकर टकराया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। धमाके से आसपास शक्तियां फैलने के लगी, साथ ही भूमि में दरारें पड़ने लगी और वो पूरा मैदान एक कोहरे से ढक गया, जिसमें से बिजली के कड़कड़ाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो कोहरा अलग हुआ तो सबको दिखा कि ब्लैक आर्म किंग गोरिल्ला के कवच में दरारें पड़ने लगी। धीरे धीरे वो दरारें बढ़ने लगी और कवच टूट गया। जैसे ही कवच टूटा, लक्ष्य चिल्लाकर बोला, अग्नि अस्त्र। धमाका, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसके साथ उसने अपने हाथ में बने अग्नि ऊर्जा से बने गोले को तेज रफ्तार के साथ विद्युत की ओर फेंका। वो गोला हवा को चीरते हुए विद्युत की ओर जा रहा था, लेकिन लक्ष्य और गोरिल्ला के का शरीर से शक्तियां बाहर निकलने के कारण हाफ रहा था। लेकिन विद्युत के हालात भी कुछ ऐसे ही थे, पर उसने भी अपने भाले को आगे कर उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो अग्नि अस्त्र उस सुनहरे विद्युत से चमकते भाले से टकराया, विद्युत कुछ कदम पीछे हो गया। सभी का ध्यान मैदान की ओर था कि तभी विद्युत ने मुस्कुराकर लक्ष्य की ओर देखा और तेज आवाज के साथ अपने भाले को आकाश की ओर किया और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, आकाशीय विद्युत की तलवार का हमला। विद्युत के ये बोलते ही बिजली की गर्जन सुनाई देने लगी। तभी तेज बिजली धीरे धीरे एक खंजर का रूप लेने लगी। सभी का ध्यान विद्युत की ओर था, जिसे देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या बोली, एक और विद्युत शक्ति अस्त्र इस लड़के के पास, और ऐसे कितने दिव्या हमले हैं। लेकिन एरा तो लगातार मुस्कुराकर विद्युत को ही देख रही थी। उधर मुकाबले में लक्ष्य के चेहरे पर डर था, क्योंकि उसकी शक्तियां लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी तेज बिजली कड़कड़ाए और आकाश से एक एक खंजर जो विद्युत की तरह चमकदार था, तेजी से एक पल में लक्ष्य से जाकर टकराया गया, जिस वजह से वहां एक तेज धमाका हुआ और विद्युत और ब्लैक आर्म गोरिल्ला दोनों मुकाबले के मैदान से दूर जाकर गिरे। उनके शरीर से शक्तियां बहुत कम हो गई थी, जिस वजह से उसने एक बार खून की उल्टी कर दी।
इसके साथ ही लक्ष्य ने एक बार अपने साथी जानवर को देखा और अपनी हार स्वीकार कर ली, जिसके बाद विद्युत भी मुकाबले के मैदान से बाहर जाने लगा। असल में विद्युत की शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो भी थका हुआ नजर आ रहा था। मुकाबले के बाद उसके चेहरे पर भी थकान साफ साफ देखी जा सकती थी। ध्रुव और लक्ष्य के मुकाबले के साथ कुछ और मुकाबले हुए, जिसमें कुछ और नए चेहरे सामने आए, जिन्होंने अपनी शक्तियों से आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा को हैरान कर दिया। इसके साथ मुकाबले का पहला दिन खत्म हो चुका था, जिसके बाद बुर्जुक द्रोण ने मुकाबले को खत्म किया, और इस दौरान सभी योद्धाओं को रहने के लिए राजघराने के लीडर राजा नागा अर्जुन ने है इंतजाम किया। इसके दो कारण थे कि कोई योद्धा हारने के बाद बदला लेने के लिए हमला न कर दे, जिस वजह से अगर साम्राज्य के अंदर कोई योद्धा जख्मी हो जाता तो दूसरे साम्राज्य उसका बहुत मजाक बनाते। साथ के साथ इसका एक और कारण था कि कोई योद्धा अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए किसी की मदद न ले ले। इसके साथ मैदान में एक बार फिर खामोशी छा गई और दूर महल के एक बड़े कमरे में बहुत सी मेज लगाई गई थी, जहां साम्राज्य के खास और ताकतवर लोग जो इस मुकाबले के लिए आए योद्धाओं के साथ आते थे। ये लोग ज्यादातर बड़े दल, साम्राज्य और महान योद्धा थे, जिनके लिए राजघराने ने खास इंतजाम किए थे। बुर्जुक द्रोण, आचार्य थामा, महान ऋतिक वेदा, देदुसी और एक खूबसूरत लड़की और वेताल एक मेज पर चारों ओर बैठे थे। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं पाताल साम्राज्य थी, जो एक अधेड़ उम्र के इंसान के साथ बैठी थी, जिसका नाम वेताल था। इस लड़की का नाम सुप्रिया था, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेरहमी के लिए भी जानी जाती थी। तभी वो खूबसूरत लड़की चाय का एक प्याला उठाते हुए बोली, यकीन नहीं होता साम्राज्य के इस मामूली मुकाबले में देदुसी भी आए हैं। इस देदुसी ने एक नज़र सुप्रिया को देखा और कहा, मोहतरमा, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या आप मुझे जानती हैं? वैसे आपके साथ आए श्रीमान वेताल को तो मैं जानती हूँ, पर आप कौन हैं? असल में देदुसी उसकी शक्तियां और उसके स्तर का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, जिसका कारण दो ही होते हैं। पहला, या तो वो उससे ज्यादा ताकतवर है या वो कोई मामूली इंसान है। हालांकि देदुसी यहाँ मौजूद ताकतवर लोगों से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। वैसे तो उसके पास अनेकों दिव्य अस्त्र के हमले थे, लेकिन उसके पास कोई खास ग्रंथ नहीं था, और उसका इस साम्राज्य में आने का मकसद उस रहस्यमयी योद्धा का पता लगाना था, जिसके पास वो ताकतवर हमला था, जिसके साथ उसकी शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तभी देदुसी, जो कि पर्पल रंग के कपड़े पहनी थी, इस वक्त उसने अपना कवच नहीं पहना था, जिस वजह से उसके गोरा दूध जैसा उभरा सीना साफ नजर आ रहा था, और बहुत से ताकतवर योद्धा और लीडर भी उसके इस खूबसूरती को निहारे बिना रह नहीं पा रहे थे। तभी देदुसी ने अपने सामने खड़ी नौकरानी से चांदी के प्याले में वाइन का एक ग्लास लेकर एक घूंट मारा और अपने जवाब का इंतजार करने लगी। देदुसी को इस अंदाज से अपनी ओर देखते देख उस सफेद कपड़ों वाली लड़की ने कहा, कमाल है, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई। लगता है आपके भाई, माफ करना लीडर कालेश्वर ने आपको बताया नहीं, 3 साल पहले हुए उस मुकाबले में वो हमारे साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए उत्तरी सीमा पर आए थे। तब साम्राज्य की सीमा रक्षा हमारा दल कर रहा था, जिसमें महाकाल साम्राज्य के लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा था। मैं उसी पाताल साम्राज्य के लीडर की बेटी सुप्रिया हूँ। मेरे पिता का नाम है बालेश्वर। ये सुनकर उस बड़े कमरे में सभी की नजर उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की तरफ चली गई। वे सभी देखकर हैरान हो गए कि सफेद कपड़े वाली लड़की और देदुसी की लगातार निकलती शक्तियां से उस कमरे की छोटी बड़ी वस्तुएं कांपने लगी थी। दोनों को इस कदर बेकाबू होते देख राजा नागा अर्जुन के माथे पर परेशानी नजर आने लगी, और उन्होंने महान ऋतिक वेदा की ओर देखा। लेकिन महान ऋतिक वेदा कुछ करते इससे पहले उनके खास दोस्त आचार्य थामा ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और खड़े होकर बोले, लगता है इंद्रपुरी साम्राज्य को एक और मुकाबला रखना पड़ेगा, लेकिन इस मुकाबले में ताकतवर योद्धा की जगह पर साम्राज्य के लीडर मुकाबला करेंगे। ये सुनकर दोनों खूबसूरत लड़कियां समझ गई कि आचार्य थामा मजाक भरे अंदाज में उन्हें अपनी शक्तियों को काबू करने के लिए धमकी दे रहे हैं। वही उस बड़े कमरे से दूर जंगली जानवरों से बेखौफ 3 परछाई तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके साथ वो कुछ ही देर में एक परछाई के पास रुकी, और तभी उस काले लिबास वाले लड़के, जो इनके मुकाबले काफी जवान था, उसने कहा, बताओ क्या जानकारी मिली? इस पर उनमें से एक ने आगे आकर झुककर कहा, श्रीमान देदुसी जी ने एक संदेश भेजा है कि कल सभी ताकतवर लोग पूर्वजों की गुफा में जाएंगे, तो हमारे पास कल का समय ही, जब साम्राज्य में कोई भी 7 स्तर का योद्धा नहीं होगा।
जब उस काले कपड़े वाले ने ये सुना तो उसकी आंखें खुल गईं, जो कि बेहद खौफनाक देखकर खुद ताकतवर कहे जाने वाले त्रिदेव भी डर से कुछ कदम पीछे हो गए।